Good morning to all of you students. Today we are going to start a new chapter that is electromagnetic wave. आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो फेराडे साइंटिस्ट थे, फेराडे ने कहा इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स ट्रू है मीन टू से रिवर्स इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। इट्स मीन्स दैट कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। जो क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने सोचा क्या ये जो एटमॉस्फेयर नेचर होता है ये सिमेट्री को अलाउ करता है। मीन टू से फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका आंसर उन्हें यस मिला। तो उस बात से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले कि डेट नेचर फॉलो द सिमेट्री। ये नेचर जो है सिमेट्री को अलाउ करता है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है उनकी हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग करंट। और इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज किया। और एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके उन्होंने बताया कि ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है फुली वैलिड होगा जब हम उसमें क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू आई में जो आई होती है कंडक्शन करंट की आई के साथ साथ हम एक करंट और लेंगे डेट इज डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। जब इन दोनों करंट को हम टेकन इन अकाउंट लेंगे तब हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ कंप्लीटली वैलिड होगा फॉर अ सर्किट। इसके बाद उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एग्जिस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूव किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर की गई थी बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर की गई थी एक्सपेरिमेंटली। और उन्हीं के रिगार्ड में हमने फ्रीक्वेंसी का नाम हर्ट्ज दे दिया, हर्ट्ज दिया। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे मार्कोनी, उन्होंने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके वायरलेस कम्युनिकेशन किया। वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रखी एक तरीके से। और अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, अबाउट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में उन्होंने सिग्नल को ट्रांसमिट किया ऑन इंग्लिश चैनल। तो ये जो था फर्स्ट टाइम वायरलेस कम्युनिकेशन के, वायरलेस से विदाउट वायर, बिना वायर के कम्युनिकेशन किया गया। और इसी कारण जो मार्कोनी हैं उन्हें फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जो फेराडे थे, हाँ फेराडे थे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स, लॉरेंज फोर्स, इन सब का यूज करके मैक्सवेल ने बोला कि और बताया
कि 4 इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन और 1 लॉरेंज फोर्स, इन चारों को मिला करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैथमेटिकली कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड दीज 4 इक्वेशंस आर सेड टू बी मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन और विद द लॉरेंज फोर्स दे आर एबल टू सेटिस्फाइड, ये जो थे सेटिस्फाइड कर पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंप्लीटली। तो अब हम 1 बाय 1 करके समझेंगे और इसको समझते चलते हैं। सबसे पहले हमने जाना और स्टेट एक्सपेरिमेंट की मदद से that a wire that carrying the current, एक वायर जो कि अपने अंदर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। करंट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया। इसका प्रूफ था कि जो कंपास था, ये कंपास जो था इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही थी जब इसमें करंट वेरी कर रहा था, विद करंट वेरी विद टाइम। तो ऐसी कंडीशन में कंपास जो था डिफ्लेक्शन दिखा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इन विच करंट इज गोइंग टू बी मूव। किस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था, उस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसके बेसिस पर जो और स्टेट थे उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कौन ने बताया? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो फेराडे थे उन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट दैट इज फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अकॉर्डिंग तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट प्रोड्यूस करता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट्स। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने सोचा कि जब मैग्नेटिक फील्ड होता करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? तो मैक्सवेल ने सोचा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और बेरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? तो आंसर उन्हें यस मिला। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग
करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो वेरिंग करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया, जो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, एक कैपेसिटर के अंदर इनसाइड और आउटसाइड एक प्लेट को रख करके उन्होंने ये नोटिस किया कि जो वैल्यू होती है, जो करंट की वैल्यू होती है या सर्किट के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है, वो वैलिड तभी होगी जब हम क्लोज इंटीग्रल बी डी एल लेकर के म्यू नॉट आई के साथ साथ हम एक टर्म और लेंगे म्यू नॉट आई डी। यहां पर आई हमारा जो है कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट हियर वी हैव कंडक्शन करंट और हियर वी हैव डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। जब इस दोनों को हम लेते हैं अकाउंट में, तब हमारी सर्किट के अंदर वैल्यू बनती है। ये वैल्यू होती है फॉर इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट वर्क करता है इनसाइड के लिए, और इनसाइड द कैपेसिटर जब कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, और ये जो काम करता है आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड। ये इनसाइड के लिए काम करता है और ये आउटसाइड के लिए काम करता है। नोट इट डाउन। नाउ जो हमने देखा क्लोज इंटीग्रल म्यू आई और म्यू आई डी, जैसे हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डी एल बराबर म्यू आई प्लस आई डी के बराबर। यहां पर थोड़ा सा एक आई डी को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर आई डी को हम थोड़ा सा भी देखते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा मेन बनाते हैं। जैसा फ्लक्स होता है, फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है ई ए, फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ई ए के बराबर होती है। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होती है क्यू एप्सिलॉन इंटू क्यू एप्सिलॉन अपॉन ए, क्यू एप्सिलॉन अपॉन ए के बराबर हमारे पास वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब हम फ्लक्स में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो E इंटू ए में तो क्या बनता है Q एप्सिलॉन A अपॉन ए से ये कैंसल, तो Q एप्सिलॉन बनता है। नाउ rate of change of flux, rate of change of flux, तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होता है डी फाई अपॉन डी टी, वो बराबर होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन। वन अपॉन एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, इसे इधर पहुंचा देते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी हमारा बनता है एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी की। ये हमारे बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई डी की जो वैल्यू हुई वो एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी के इक्विवेलेंट हो गई। डी फाई अपॉन डी टी के इक्विवेलेंट हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हो गई। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है आई डी की। तो हम चाहें तो आई डी की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, आई डी की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। सो क्लोज इंटीग्रल
बी डी एल इक्वल्स टू म्यू आई प्लस एप्स नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्स नॉट डी अपॉन डी टी और इंटू फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रल ई डी एल के बराबर होता है फॉर गिवन सरफेस। तो अगर हम चाहे ई डी एल की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, सो वैल्यू म्यू आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्स नॉट डी अपॉन डी टी इंटीग्रल ई डी एल के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। वी गॉट द वैल्यू डेट, और ये वैल्यू हमें मिलती है और ये वैल्यू हमें मिलती है। इन इक्वेशन को हम कहते हैं एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन, दैट आर एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। हाँ, इस इक्वेशन की मदद से या डिस्प्लेसमेंट करंट की मदद से जो मैक्सवेल थे उन्होंने इंपोर्टेंट कंक्लूजन क्या दिया? इंपोर्टेंट कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है एग्जिस्ट करती हैं, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हर्ट्ज ने डिस्कवर किया। हर्ट्ज ने उन इक्वेशन को एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट डिस्कवर करके उनके आफ्टर उसकी जो वेवलेंथ थी जो उन्होंने डिस्कवर की थी, उसकी वेवलेंथ अबाउट 6 मीटर के अराउंड थी। इसके बाद कुछ जो मार्कोनी थे उन्होंने इन वेव का यूज करके वायरलेस कम्युनिकेशन की स्थापना की, और आज के समय में जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरलेस कम्युनिकेशन के फादर मार्कोनी को कहा जाता है। मार्कोनी जो होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के फादर रिगार्ड किए गए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार ये फिनोमेना हमारे सामने रखी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ ये इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे।